नमस्कार। डीडी राजस्थान के कार्यक्रम सृजन में मैं प्रेमचंद गांधी आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री गोविंद माथुर से बातचीत करेंगे। गोविंद जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। आज के इस कार्यक्रम में हम मूल रूप से आपकी पूरी जो सृजन यात्रा है उस पर बात करना चाहेंगे। जैसा कि मुझे पता चला है और मैं तो आपके साथ इतने सालों से साथ रहा हूँ, तो आपने लिखना तो बचपन से शुरू किया, तो एक तरह से देखा जाए तो आपकी पूरी सृजन यात्रा ही लगभग 50 वर्ष की हो चुकी है। तो इस 50 वर्षों की इस शानदार सृजन यात्रा पर आपको हार्दिक बधाई। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जब लिखना शुरू किया तो उस समय का जो पारिवारिक माहौल क्या था, शहर का या सामाजिक माहौल क्या था जिसने आपको लिखने के लिए प्रेरित किया या लिखने के लिए विवश किया? प्रेमचंद जी, मेरी पढ़ने में जो रुचि रही वो बचपन से रही। दरअसल स्वाभाविक कुछ ऐसा था कि मेरी खेल कूदों में कोई रुचि नहीं थी और मैं किताबों की तरफ आकर्षित होता रहा। उसका एक कारण ये भी था कि जिस रास्ते में मैं रह रहा था, जिस मोहल्ले में, तो वहाँ हमारे घर के बाहर भी जस्ट एक पब्लिक लाइब्रेरी थी, तो मैं उसमें जाने लगा था और वहाँ अखबार उलटता पलटता फिर कुछ बच्चों की पत्रिकाएं मैंने देखना शुरू किया, तो मेरी रुचि गद्य में हुई। मुझे बहुत आनंद आने लगा उन चीज़ों में, कहानियों में पढ़ना शुरू किया मैंने। तो वो उसके बाद स्कूल में जब मैं आया, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल में, तब मैंने स्कूल की मैगजीन में भी लिखा। इस तरह से मेरी रुचि गद्य में थी और मैंने कहानियाँ प्रारंभ में बहुत लिखी। और फिर जब कॉलेज लाइफ जब आई, उस वक्त कुछ लोगों के संपर्क में आया और मुझे मालूम हुआ कि साहित्य क्या है। पहले मुझे साहित्य के बारे में ऐसा कोई ज्ञान नहीं था। फिर मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया। अपनी जो पब्लिक लाइब्रेरी है चौड़ा रास्ता में, वहाँ पे बैठ के मैंने अपने जो उस समय के जितने भी प्रसिद्ध कहानीकार थे, अज्ञे थे वहाँ, शरद चंद्र की किताबें, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, यशपाल, इनकी कहानियाँ मैंने पढ़ी और कहानियाँ पढ़ते पढ़ते मैं कहानियाँ लिखने भी लगा। नहीं, एक चीज़ जो आपने बताई वो महत्वपूर्ण है कि आप का वो घर भी मैंने देखा है, खजाने का रास्ता, तो आपके घर के बिल्कुल बाहर ही वो वाचनालय था, एक सार्वजनिक वाचनालय था। मुझे लगता है कि आज के समय में उन वाचनालयों की स्थिति बहुत ख़राब है या लगभग बंद हो चुके हैं। लगभग बंद हो चुके हैं। दरअसल तो पहले एक माहौल था, पहले सरकार की तरफ से भी था कि हर चौकड़ी में एक वाचनालय सरकारी हुआ करता था, क्योंकि पहले उस ज़माने के अंदर बहुत कम घरों में अखबार आया करते थे। अखबार या तो लोग लाइब्रेरी में पढ़ते थे या फिर बाहर दुकानों में, पान की दुकानों में पढ़ा करते थे। तो उस समय लाइब्रेरी में बैठने का लोगों को शौक़ हुआ करता था। और लाइब्रेरी की मैंने एक कविता भी लिखी, उस लाइब्रेरी में शायद आपने पढ़ी होगी, कि किस तरह से लोग उत्सुक रहते थे अखबारों के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि आज वो माहौल ख़त्म हो गया है। वो पुरानी लाइब्रेरियाँ जितनी भी थी वो लगभग बंद हो गई हैं। अच्छा, परिवार में ऐसे संस्कार आमतौर पे कई बार परिवार से मिलते हैं कि आपके पिता या आपके घर में कोई व्यक्ति हो जो इन चीज़ों को पसंद करता है, तो आपको तो घर के नीचे ही वो लाइब्रेरी मिली, लेकिन क्या परिवार में किसी ने रोका टोका नहीं इस तरह से कि ये क्या करने जा रहे हो, तुम कविताएं लिखते हो? नहीं, ऐसा तो कविताएं लिखना तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया, लेकिन इस तरह से कोई रोका टोकी नहीं थी। दरअसल कहीं आपको कोई गलत काम तो आप कर नहीं रहे थे, पढ़ना, अखबार लेकिन पढ़ना। उस समय में शायद इसको कोई बुरा काम नहीं माना जाता था। बाद में चल के जो ये छवि बन गई कि ऐसा लेखक या कवि होना जैसे कि कोई गलत काम करने वाली, वो छवि इसलिए बन गई। दरअसल क्या है कि लेखक या कवि जो होता है वो इनमें ज़्यादा डूबा रहता है, कैरियर की चिंता नहीं करता। तो घर वालों की चिंता है कि भाई इनमें ही अगर ये रह जाएगा कहानी कविता के अंदर तो जीवन में क्या करेगा। क्योंकि हमेशा से आज भी वो स्थिति है और पहले भी ये स्थिति थी कि कहानी कविता लिखना कोई कैरियर नहीं होता। बिल्कुल, मतलब आपको अपनी आजीविका के लिए कुछ और करना पड़ता है। हाँ। तो चिंता आजीविका की घर वालों को होती है, परिवार को होती है, तो वो सोचते हैं कि अगर इनमें रहेगा तो क्या है, वो उसको आवारा हो गया है या कुछ बेकार है, ऐसा कुछ माहौल था। लेकिन बुरी चीज़ तो फिर भी नहीं थी। चलिए इससे अलग ये बात करते हैं कि आपने लिखना शुरू किया 7वें दशक के अंतिम दौर में, और फिर आपकी जो सृजनात्मक यात्रा में एक थोड़ा सा विराम आया कुछ वर्षों का, और फिर
अगर आपको आज कोई हिंदी कविता में जाना जाता है तो 90 दशक के कवि के रूप में जाना जाता है, जबकि आपकी जो शुरुआत है वो 7वें दशक से हुई है। तो ये जो एक बड़ा गैप रहा, उस गैप का कारण क्या था, ये अंतराल? ये अंतराल इसलिए हुआ कि दरअसल 7वें दशक का जो अंतिम वर्ष थे ना, उनमें लिखना शुरू किया था मैंने असली में तो, और 8वें दशक में मेरा को आना चाहिए था। उस वक़्त मेरी पुस्तक भी आनी चाहिए थी, होना चाहिए, लेकिन वो एक दौर ऐसा था कि बेरोज़गारी का दौर था, नौकरी की चिंता थी। तो नौकरी लगने के बाद साहित्य मेरा छूटता चला गया, मैं साहित्य के माहौल से भी कट गया। जयपुर से बाहर चला गया तो वो जो मेरा जो माहौल बन रहा था उससे मैं कटा रहा। हालांकि मैं पत्र पत्रिकाएँ देखता रहा, लेकिन मेरा लिखना लगभग कम हो गया था, लेकिन पढ़ना कम नहीं हुआ था। फिर कुछ सालों के बाद, 7-8 वर्ष के बाद, वो अंदर तो था ही, अंदर तो आपके लिखना पढ़ना का शौक़ वो था ही। 8वें दशक में मैंने 9वें दशक में मैंने फिर से एक बार अपनी पुरानी कविताओं को देखा, कहानियों को देखा, और मैंने फिर से दोबारा सोचा कि मैंने अब फिर से कुछ तो माहौल काफ़ी बदला हुआ था। मैं जब आया तो काफ़ी नए लोग आ चुके थे, और मेरे समकालीन जो थे वो जो लिख रहे थे वो स्थापित कवि हो चुके थे। आपने जिस दौर में मतलब लिखना शुरू किया वो अकविता का दौर था, तो आपकी बहुत सारी जो शुरुआती कविताएं हैं जो पहले संग्रह में शेष होते हुए में हैं, तो अकविता के पूरे दौर से प्रभावित कविताएं हैं, वो जो धूमिल वाली पीढ़ी की कविताएं हैं? नहीं, वो किसी भी समय का प्रभाव तो पड़ता ही है। उस समय जो कविताएं लिखी जा रही थी, देखिए उस समय क्या था कि जब अज्ञे और मुक्तिबोध इनकी चर्चाएं बहुत होती थी, और ये इनके इसके बाद है कविता शमशानी पीढ़ी की कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, नंगी पीढ़ी, इस तरह का जो आंदोलनों का दौर था वो एक, लेकिन वो उसमें कोई स्थायित्व नहीं था उन चीज़ों के अंदर, लेकिन प्रभाव तो उस पर पड़ा था। तो कुछ कविताएं उस तरह की हैं, उस दौर के प्रभाव की हैं, लेकिन बाद में जो मैंने जो कविताएँ हैं 9वें दशक की, वो अलग कविताएँ। मुझे लगता है कि वो जो दौर था, ये उत्तर नेहरू काल कहें उसको, हाँ। तो जो समाजवाद से मोह भंग हुआ हमारा, तो युवाओं में एक अलग तरह का आक्रोश भी आया। उस आक्रोश को भूखी नंगी पीढ़ी बीट कविता के नाम से जाना गया। उसके बाद का जो दौर है वो कविता में दूसरे तरह से आया कि जैसे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों पे कविताएं लिखी जाने लगी, बच्चों के बारे में, बच्चों पे, पेड़ों पर, हाँ, चिड़ियाओं पे, हाँ। तो बल्कि उसमें तो बहुत सारे कई तरह के मजाक भी बने, कुछ चुटकुले भी बने। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो विकास क्रम है, या कहना चाहिए कि परिवर्तन हुआ आपकी कविता के बारे में, ऋतुराज जी ने एक बार कहा था कि जिस दौर में जैसी कविता लिखी जा रही थी, वो गोविंद माथुर की कविता में वो सारे दौर आपको दिखाई देते हैं कि हिंदी कविता कितने दौरों से गुजरी है। तो आपने अपने आप को स्वयं आत्मसात किया इसके लिए, या कि प्रभाव कहना चाहिए कि सामाजिक प्रभाव के कारण आप स्वयं प्रभावित होते चले गए? मैं कहूँगा सामाजिक प्रभाव के कारण ही होता चला गया। बाद में दरअसल शुरू में तो मेरे पे कुछ प्रभाव रहा लोगों का, कुछ मेरे पूर्ववर्ती जो मेरे सीनियर कवि थे उनका प्रभाव कविताओं पे था, लेकिन बाद में 9वें दशक में मैं अपने आप ही आत्मसात करता चला गया। अपना परिवेश, मैं अपने परिवेश, जो मेरा परिवेश था, जो सामाजिक स्थितियाँ थी, जो राजनीतिक स्थितियाँ थी, उन पे फिर उनकी विसंगतियों में मेरा ध्यान गया, और उस पर मैंने कविताएँ लिखी। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो दौर जो था 9वें दशक का, वो उस सारी जो पुराने आंदोलन थे उनसे बाहर निकल चुका था। वो उस वक्त कोई आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन का दौर समाप्त हो चुका था। वो 9वें दशक की बात है। 9वें दशक में आके सारे आंदोलन साहित्य से लगभग खत्म हो गए थे, और फिर कहना चाहिए कि साहित्यिक पत्रकारिता में भी एक नई तरह की चीज़ आ गई थी, जिसमें बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हो रही थी और नई साहित्यिक पत्रिकाओं की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है आपके बारे में, मैं ये जानना चाह रहा था कि बल्कि सब दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने लिखने की शुरुआत कहानियों से की, और फिर स्थापित आप कवि के तौर पे हुए, और आपके जो 7 किताबें हैं उसमें कहानी संग्रह आपका 5वें नंबर पे आता है। और बल्कि कहना चाहिए कि शायद जो शुरुआत में आपने कहानियाँ लिखी, उसके बाद इधर कोई कहानी देखने में नहीं आई। हाँ, ज़रूर व्यंग्य आपके ज़रूर मैंने पढ़े हैं। देखिए, वो दौर मैं जब
मैंने जब 90 दशक में लिखना शुरू किया तो मेरा जो ध्यान कविताओं पे ही जाता था। और वो कैसे हुआ, दरअसल लिखता मैं कहानियाँ रहा था, लेकिन 8वें दशक के शुरू में यहाँ पर जयपुर में ही कॉफ़ी हाउस के अंदर एक काव्य गोष्ठी हुई थी। उस काव्य गोष्ठी को नाम दिया गया था क्रुद्ध पीढ़ी की कविता। वो उनका प्रभाव था, वो भूखी पीढ़ी नंगी पीढ़ी का प्रभाव था, क्रुद्ध कवि। उसमें 20-22 कवियों ने कविताएं पढ़ी थी। तब तक मैंने भी 2-4 कविताएं लिखी थी, मैंने वहाँ पढ़ी। उसमें जो लोगों ने प्रशंसा मिली या लोगों की मान्यता मिली, उससे मेरा रुझान कविता की तरफ हुआ। फिर मैंने कविता ही लिखना शुरू किया। हालांकि कहानियाँ भी लिखता रहा उस दौर में, लेकिन 90 दशक में आते आते कहानियाँ मेरी मंद पड़ती गई और ये मैंने जो है कविता की ओर ही अग्रसर हुआ और फिर इसी में चला। मुझे याद पड़ता है कि उस दौर में जो कॉफ़ी हाउस की गोष्ठियों में आपने कविताएं सुनाई, या तो उस दौर के बहुत सारे कवियों को मैंने देखा है कि वे सब छंद वाले संसार से आए थे, लेकिन आपकी कविता में शुरू से अंत तक देखा जाए तो उस तरह छंद की कोई उपस्थिति बिल्कुल नहीं दिखाई देती। उसका कारण ये है कि दरअसल मैंने जिन लोगों ने अपनी शुरुआत कविता से ही की है वो लोग छंद में लिखते रहे। मैंने चूँकि अपनी शुरुआत कहानी से की, इसलिए मेरी कविताओं में छंद नहीं आया, क्योंकि इसके बाद सीधा गद्य में, मेरी रुचि गद्य में थी तो मैं सीधा गद्य में आया, तो मेरी रुचि मुक्त छंद की कविताओं में हुई। मैंने छंद में नहीं लिखा बिल्कुल। ये थोड़ा लोगों को आश्चर्य भी होता है कि भाई अक्सर लोग जो कविता शुरू करते हैं वो छंद से करते हैं, लेकिन मैंने छंद से नहीं की थी। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपने जयपुर का खासतौर पूरा 50 साल का साहित्यिक परिवेश देखा है, तो आप कितना बदलाव महसूस करते हैं उस 50 साल में? कितने तरह के साहित्यिक माहौल हुए जिससे यहाँ कहना चाहिए कि इस शहर के अंदर सृजनात्मक चेतना का कितना प्रसार हुआ, कितना नुकसान हुआ? देखिए 50 साल का दौर तो बहुत लंबा है और हर दशक में माहौल बदलता रहा है, एक सा माहौल कभी भी नहीं रहा। शुरुआत में यहाँ जो इंडियन कॉफ़ी हाउस का माहौल था वो बहुत अच्छा माहौल था। उस वक़्त यहाँ राजस्थान के जो भी हमारे प्रसिद्ध कवि थे, साहित्यकार थे, वो वहाँ बैठा करते थे कॉफ़ी हाउस के अंदर। और इवन आप ये देखिए कि हमारे राजस्थान के बड़े कवि हरीश वाधानी या प्रकाश जैन अजमेर से, ये लोग जब भी जयपुर आते तो कॉफ़ी हाउस में ही मिला करते थे। और कॉफ़ी हाउस एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बाहर से किसी भी प्रदेश से कोई भी आता तो वो सीधा कॉफ़ी हाउस आता था, भाई यहाँ तो लोग मिलेंगे। तो जयपुर का एक माहौल भी अच्छा था, सौहार्द था। और अपने हम युवा थे उस वक्त, तो हम लोगों का अपने बड़ों के प्रति एक श्रद्धा का भाव भी था और वो लोग भी हमें जो है बिल्कुल प्रेम से रखते थे। धीरे धीरे माहौल चेंज होने लगा, परिवर्तन हुआ माहौल के अंदर। ये फिर एक दौर आया जब एक नई पीढ़ी सामने आई, नई पीढ़ी। तो इस ढंग से हर दशक में पीढ़ी बदलती रही है, माहौल बदलता रहा है, लेकिन साहित्य का जो माहौल यहाँ लगातार रहा। जयपुर में साहित्यिक माहौल हमेशा बना रहा और पीढ़ियाँ बदलती रही हैं। आज भी अच्छा माहौल है साहित्य का यहाँ जो है जयपुर के अंदर। आज कम से कम मैंने 5-7 कवि तो ऐसे हैं ही जिनकी बाहर पहचान है, कहानीकार हैं। तो जयपुर का ये हालांकि ये माना जाता है कि राजस्थान साहित्य में पिछड़ा हुआ, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता। पहले मैं सोचता था कि आज वो स्थिति नहीं है। आज पूरे परिदृश्य में राजस्थान अपनी जगह रखता है। हाँ बिल्कुल, वो राजस्थान के लेखकों ने राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। अब आपके कविता संग्रहों की बात करें तो कुल आपके 6 कविता संग्रह हैं और 1 कहानी संग्रह। तो 6 में से भी एक जो आपका संग्रह है वो तो चयन है पिछले 5 संग्रहों का, और हाल भी में आपका ताज़ा कविता संग्रह ये नमक की तरह आया है। तो मैं बीच में थोड़ी सी देर के लिए चाहूँगा कि आप नए संग्रह से या इसके बाद की कोई कविता अगर आप सुनाना चाहें तो एक कविता सुनाएं, फिर आप आगे बात करते हैं। मैं नए संग्रह में से एक कविता आप पढ़ना चाहूँगा। ये इसलिए कि आपकी कविता यात्रा पर बात करते हुए हमारे दर्शकों को आपकी एक कविता की वानगी भी मिल सके और हम आपकी कविता का एक आस्वाद भी ले सकें। देखिए मैं जो कविता लिखता रहा हूँ, जैसे बची हुई हंसी तक जो कविताएं हैं वो कविताएं, इसमें थोड़ी भिन्न कविताएं हैं उससे। नमक की तरह में
पहला जैसी मेरी छवि कविताओं की उससे अलग है, तो मैं इसमें से एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। और कविता का शीर्षक है डर। 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 जबकि कोई दुश्मन नहीं है मेरा, फिर भी डरा हुआ रहता हूँ। वाह, क्या जबकि कोई दुश्मन नहीं है मेरा, फिर भी डरा हुआ रहता हूँ। डर है कि निकलता ही नहीं। डर है कि निकलता ही नहीं। दिखने में तो कोई दुश्मन नहीं लगता, फिर भी पता नहीं मन ही मन किसी ने पाल रखी हो दुश्मनी। बहुत सुंदर। दिखने में तो कोई दुश्मन नहीं लगता, फिर भी पता नहीं मन ही मन किसी ने पाल रखी हो दुश्मनी। ये सही है कि मैंने किसी का हक नहीं मारा। ये सही है कि मैंने किसी का हक नहीं मारा। किसी की ज़मीन जायदाद नहीं दबाई, किसी को अपशब्द नहीं कहे। फिर भी मुझे शक है किसी भी दिन सामने आ सकता है दुश्मन। वाह। फिर भी मुझे शक है किसी भी दिन सामने आ सकता है दुश्मन। सच और खरी खरी कहना, ये अंतिम पैराग्राफ इसका। सच और खरी खरी कहना, हंसी हंसी में कटाक्ष करना, झूठी प्रशंसा नहीं करना, इतना बहुत है किसी को अपना दुश्मन बनाने के लिए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। इतना बहुत है किसी को अपना दुश्मन बनाने के लिए। सुझाव भी सहजता से नहीं लेते। सुझाव भी सहजता से नहीं लेते। आलोचना तो दूर, समालोचना भी बर्दाश्त नहीं करते। असहमति को विरोध महसूस करते हैं। असहमति को विरोध महसूस करते हैं। अवसर की तलाश में है, किसी भी दिन मार सकते हैं चाकू। सोचता हूँ चुप रहूँ, पर कुछ भी नहीं कहने को भी अपमान समझते हैं लोग। तो मैं इस कविता में यही था कि जो आज का माहौल है कि लोगों में असहिष्णुता कितनी बड़ी है। आप अपनी न तो आलोचना बर्दाश्त करते हैं, न व्यंग समझते हैं, तो आपसी समझदारी जो बीच की है वो ख़त्म होती जा रही है। लोगों में अहम बढ़ता जा रहा है, लोगों में अहंकार ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले जैसा नहीं है कि आप सहजता से चीज़ों को लें, तो ये अंतर आया है। हाँ, नहीं, मैं इस संग्रह को पढ़ते हुए और आपकी पूरी कविता यात्रा को देखते हुए ये एक नया प्रस्थान बिंदु आपकी नया, मैं यही कहना था, इसलिए मैंने ये कविता सुनाई है कि जो मेरी पिछली कविता है उनसे भिन्न इसमें थोड़ी कविता है। क्योंकि हमने जैसे पहले ये दीवारों के पार कितनी धूप में बच्चों को लेकर, स्त्रियों को लेकर कविताएं थी, और बाद के दौर में चरित्रों को लेकर, प्रकृति को लेकर, और जीवन की सामाजिक विडंबनाओं, विसंगतियां, सांप्रदायिकता। हालांकि ये भी विसंगतियां ही हैं, ये भी माहौल। हाँ, नहीं, लेकिन अब आज जाकर आपकी कविता एक ऐसे मुकाम पर आ गई है जहाँ से आपकी कविता को समग्रता में मूल्यांकन करने की दृष्टि से देखा जा सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप कहानियाँ इधर लिखते तो क्या आपकी कहानियों में ये विशेष चीज़ें नहीं आती? तो कहानियाँ देखिए, चाहे कविता हो चाहे कहानी हो, उसमें अपना समय तो आता ही है। अगर मैं कहानियाँ लिख रहा होता तो उसमें भी अपना समय बोलता, और वो मैं किस रंग से लिखता ये बात अलग है, क्योंकि मैं लिखने लगा, लेकिन अपने समय की क्योंकि मुझे आपकी इन कविताओं को पढ़ते हुए बार बार ये महसूस होता है कि जैसे जीवन की जो बहुत बड़ी विसंगतियां हैं उनको आपने कविता के बहुत ही कहना चाहिए, कविता का जो शिल्प है उसमें इनको आपने बहुत खूबसूरती से रखा है। लेकिन अगर आप इसको कहानी के माध्यम से कहते तो कितने बड़े पाठक समुदाय तक जाती। जैसे मैं खुद इन दिनों ऐसा कर रहा हूँ कि कविता मेरे से नहीं हो पा रही है तो मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ, और कहानियों में एक बड़ी सच्चाई दूसरी तरह से आती है। तो उस लिहाज से आप अगर सोचें तो उपन्यास या कहानी के शिल्प में देखो, उपन्यास तो अलग चीज़ें। उपन्यास में तो एक अपना पूरा समय का उसमें आता है। कहानियाँ और कविताओं में हम कुछ क्षणों को पकड़ते हैं या कुछ चरित्रों को पकड़ते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कहानी में हम जितना मतलब मैं मानता हूँ कि कहानियाँ ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, उससे बात पहुँचती है। लेकिन व्यक्त करने की बात है कि कौन सी चीज़ कहानी में आ सकती है, कौन सी कविता में आ सकती है। तो ये लेखन उस पर निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। मैंने जो भी सोचा अभी तक कविता के दृष्टिकोण से सोचा, कहानी के दृष्टिकोण से सोचा नहीं। ये अपने आप विषय अपने आप जो है वो पकड़ लेता है कि आपको किस में लिखना है। तो अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे कहानी या उपन्यास। अच्छा, आप इतने समय से हिंदी कविता को देख रहे हैं,
आपको इस समय जो हमारी समकालीन हिंदी कविता है उसमें ऐसे कितने कवि दिखाई देते हैं जो जिनकी कविता आपको प्रभावित करती है और लगता है कि ये हमारे समय के ऐसे कवि हैं, खासतौर से युवा कविता पर बात करें तो कि जिनसे अगर राजस्थान में बैठ के हम बात कर रहे हैं तो इसलिए राजस्थान की कविता का वो कौन सा चेहरा है जो आने वाले दिनों में इन कवियों के माध्यम से पहचाना जाएगा? देखिए, इस समय हमारे बाद की जो पीढ़ी है उसमें तुम्हारा नाम है, हमारे बाद जो पीढ़ी आती है, और अब तो एक तुम्हारे बाद भी एक नई पीढ़ी सामने आ गई है राजस्थान के। बल्कि हम आपके बाद वाली पीढ़ी में मैं नहीं, मेरे से भी पहले और भी लोग पीढ़ी, हाँ एक पीढ़ी और है जो विनोद प्रजाज, अंबिका दत्त की पीढ़ी रही है, और बाद में तुम्हारी पीढ़ी है। अब जो एक नई पीढ़ी प्रभात और गिरिराज किराड़ू या दुष्यंत देवयानी, इनकी पीढ़ी आई है। इन लोगों से काफ़ी उम्मीद है, और मुझे इन दिनों इन सभी की कविताएं मैंने पढ़ी है, जिसमें प्रभात की कविताओं ने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया। लगता है उसमें वो संभावनाएं हैं आगे जाने की। बार बार ये सवाल उठता रहा है राजस्थान को लेकर, राजस्थान की साहित्यिक राजनीति को लेकर, कि बल्कि लोग चिंता भी व्यक्त करते हैं कि साहब राजस्थान की कविता में राजस्थान नहीं है, या राजस्थान की कहानी में राजस्थान क्यों नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई सवाल नहीं, ये सवाल देखिए, लोग अपेक्षा तो करते ही हैं कि आप जिस प्रदेश में, जिस शहर में, उसमें वो आना चाहिए, तो आता भी है। राजस्थान की कविताओं में राजस्थान आता है, ये कौन कहता है कि नहीं हो है अपना। जो कहानियाँ हमारे जो सत्यनारायण जी ने जो कहानियाँ लिखी है, जो डायरी लिखी है, रघुनंदन त्रिवेदी कहानियाँ थी, और गाते इन लोगों में राजस्थान बोलता है। नए कहानीकारों में चरण सिंह है, चरण सिंह पथिक है, या राम कुमार है, तो सब इनके सभी कहानियों में राजस्थान बोलता है, अपना परिवेश बोलता है। तो राजस्थान उसमें है, कविताओं में भी। वैसे अगर आप से पूछा जाए कि आप अब क्या लिखना चाहेंगे, मतलब इस 7वें कविता छठे कविता संग्रह और एक कहानी संग्रह के बाद पाठक आपसे जानना चाहें, मैं पाठक के तौर पे पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अब क्या सोच रहे हैं कि किताब के तौर पे कविता की आएगी या कुछ और? मैं कभी कोई प्लान बना के नहीं लिखता। मैंने कभी भी कोई योजना नहीं बनाई कि योजना रखी मुझे अब ये करना है, या मुझे तो अपने आप सहज रूप से जो आ जाता है वो मैं लिखता हूँ। कविताएं भी मैं सहज रूप से लिखता हूँ। कभी भी मैंने विषयगत कविताएं कभी नहीं लिखी कि लोग साहब इस विषय भी लिखना है, उस विषय, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ मुझे मेरे अंदर जो भी जो है अनुभव, कोई विचार मन को मत्ता रहता है, फिर अपने आप कई दिनों मस्तिष्क में चलता रहता है, वो कविता में आता है। तो नहीं, बहुत सारे लोग इस पड़ाव पर आकर 60 के बाद जीवन की इस तरह से योजना बनाते हैं कि अब हमें लिखने में एक आत्मकथा या उपन्यास या ऐसा कुछ बड़ा काम करके जाना है, मतलब उस तरह से। तो आपने कोई ऐसी कोई क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि राजस्थान के, खासतौर से जयपुर के साहित्यिक माहौल को, अगर पिछले 5 दशकों के साहित्यिक माहौल को देखा जाए तो किसी ने उस तरह से रचा नहीं है। तो मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि आप जैसे लेखक अगर उसको लिखेंगे तो वो एक पूरे शहर का सामाजिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक माहौल उस कृति में आ सकता है। वो तुम्हारा कहना सही है कि क्या वो फिर वो कहानी कविता नहीं है, वो आत्मकथ्य जैसी बात होगी, संस्मरण के रूप में होगी। तो इन दिनों मैं संस्मरण भी लिख रहा हूँ, मैंने कुछ संस्मरण लिखे हैं। हाँ, क्योंकि वो आपकी एक कविता में भी है पूरे। जैसे आप सिनेमा के बड़े प्रेमी रहे हैं, तो वो मान प्रकाश टाकीज को लेकर आपकी मान प्रकाश टाकीज को लेके है, वाचनालय को लेके है, स्कूल को लेकर के है। तो अपने शहर के प्रति मेरा रुझान, मैं अपने शहर के प्रति काफ़ी मुझे लगाव रहा है अपने शहर से, और सभी को रहता है। तो मेरा शहर जो शहर है मेरी कविताओं में बोलता है। तो अभी तुमने कहा ना राजस्थान नहीं बोलता, कैसे नहीं बोलता? मेरा शहर जो मेरी कविता में देखिए आप, चौपड़ों पर लिखी है। जयपुर शहर में कोई बात होती है, तो मुझे पुरानी स्मृतियाँ भी आती हैं, और शहर का अगर माहौल बिगड़ता है तो दुख भी होता है, तो पूरा शहर आता है। तो संस्मरण में लिख रहा हूँ, कुछ संस्मरण में लिखे हैं, और मैं वो कुछ और लिख रहा हूँ। तो हम यही चाहेंगे कि उन संस्मरणों के माध्यम से आप हमें लाभान्वित करें और इस शहर के पूरे सामाजिक सांस्कृतिक माहौल को
हमारे पाठकों तक पहुंच जाएं। आज आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और इस बातचीत के बहाने आपके जीवन के और साहित्य के कई मसलों पर जो हमारी बातचीत हुई है वो निश्चय ही बहुत उपयोगी है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप फिर हमें इस तरह से पढ़ने रचने का मौका देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।